Hello friend, welcome to Physion classes where we study physics for NEET and G. We will solve some questions of chapter 5 of S.C. Verma book of class 11. In the previous video we had solved up to question number 15. Let us take question number 16. Find the reading of the spring balance shown in figure. The elevator is going up with an acceleration of g by 10. The pulley and the string are light and the pulley is smooth. तो क्वेश्चन ये है कि एक डायग्राम दे रखा है, फिगर बना रखा है क्वेश्चन में ही, और सिचुएशन ये है कि एक एलिवेटर है ये, ठीक है, और इट इज गोइंग अप विथ एन एक्सेलरेशन g by 10, ठीक है। ये एक एलिवेटर है, एलिवेटर इज गोइंग अप विथ एक्सेलरेशन g by 10, ठीक है, यूजिंग दिस स्ट्रिंग। और इस एलिवेटर के अंदर एक स्प्रिंग को सस्पेंड किया गया और इस स्प्रिंग से दो वेट को सस्पेंड किया गया है यूजिंग वन स्ट्रिंग ये यहां से यहां तक, ठीक है। ऑल द पुली एंड द स्ट्रिंग आर लाइट एंड पुली जी स्मूथ। द पुली एंड स्ट्रिंग, पुली और स्ट्रिंग जो है ये लाइट है, पुली जी स्मूथ, यानी कि कोई फ्रिक्शन नहीं है। और पुली जी स्ट्रिंग मीन्स पुली का वेट को वी कैन नेग्लेक्ट और स्ट्रिंग इज लाइट, इसका मतलब भी है कि स्ट्रिंग का वेट को वी कैन नेग्लेक्ट, ओके। और दो ब्लॉक दे रखा है, इस ब्लॉक का वेट है 1.5 kg, इसका है 3.0 kg। तो हम लोग दो तरीके से इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। एक, हम लोग g by 10 को एक्सेलरेशन के तौर पे लें, और या फिर हम लोग क्या करें कि वी टेक दिस एलिवेटर, कंसिडर एलिवेटर एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड विच विल ऑफ कोर्स बी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि एलिवेटर ही एक्सेलेरेट हो रहा है, तो उस केस में हम लोग को एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। हम लोग उसके अलावा भी एक दूसरे तरीके से भी इसको डील कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हम लोग एलिवेटर के फ्रेम से ही देखते हैं। तो ये 3 kg का वेट है और ये 1.5 kg का है। हम लोग ऊपर जा रहा है, एक्सेलेरेशन ऊपर हो रहा है, इसको अपर डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन हो रहा है, इसको हम लोग अभी कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। वी विल ऑफ कोर्स कंसिडर, लेकिन हम लोग अगर अंदर से देखेंगे तो हमें क्या लगेगा, ये एक्सेलरेशन का तो पता नहीं चलेगा ना अगर हम लोग इसी फ्रेम से देखेंगे। तो इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, इसको हम लोग m1g मान लेते हैं, ठीक है। ये है, ये भी इधर फोर्स लगेगा, m2g लगेगा। और यहाँ पे इस पूरे स्ट्रिंग पे हम लोग मानते हैं कि टेंशन T लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक T लगेगा और यहाँ पे भी T लगेगा, ठीक है। अब इसको हमें इस एक्सेलरेशन को कंसीडर करना ही पड़ेगा, और क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्यूडो फोर्स को भी यूज कर सकते हैं, तब भी बन जाएगा, या तो स्यूडो फोर्स ना यूज करके इसको हम लोग एक्सेलरेशन में ऐड कर देंगे तो भी बन जाएगा, दोनों केस में बन जाएगा। स्यूडो फोर्स तो हम जब यूज करेंगे जब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आउटसाइड ऑफ एलिवेटर, यानी कि एलिवेटर के बाहर जो है वहां से हम लोग देखते हैं, उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना के देखते हैं। तो यहाँ पे ये फोर्स लगेगा और एक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो ये जो मास है इसका हम लोग फील्ड बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये है m1g, ये ऊपर एक T लग रहा है, तो ये तो ठीक है। अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है ये देखना पड़ेगा। देखो, इस डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होगा फ्रॉम एलिवेटर के अंदर जो है एक्सेलरेशन का, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका 3 kg है, इसका 1.5 kg, तो इस डायरेक्शन में ही होगा। सपोज ये जो डायरेक्शन होगा, ये एक्सेलरेशन होगा जो हमें फ्रेम ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम फ्रॉम द फ्रेम ऑफ दिस एलिवेटर, वो ए है मान लेते हैं। तो एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ये होगा, और ये जो g/T है ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, तो नेट एक्सेलरेशन जो इस डायरेक्शन में होगा a - g by 10। दिस इज वेरी क्रूशियल, इसको हम लोग समझ लेते हैं और इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। m1g - T इज इक्वल टू m1 a - g by 10। m1 जो है वी नो कि ये 3 kg है, तो ये हो जाएगा 3g - T इज इक्वल टू 3a - 3g by 10, ठीक है। तो ये हो गया T + 3a इज इक्वल टू 3g +
3g/10, तो ये हो गया 3.3g। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग जो ये सेकंड 1.5 kg का ब्लॉक है, इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस पे इधर एक फोर्स लगेगा विच इज हम लोग इसको मानते हैं m2g। इस डायरेक्शन में ऑफ कोर्स टेंशन ही लगेगा। अब इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन समझो। इसका एक्सेलरेशन जो हम लोग अंदर से देखेंगे, इस एलिवेटर से देखेंगे, वो भी इस डायरेक्शन में जाएगा ए, ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। और जो ये एलिवेटर का एक्सेलरेशन है वो भी इसी डायरेक्शन में ऐड होगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसमें माइनस हुआ था, यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, T/T माइनस m2g इज इक्वल टू m2 a प्लस g/10। तो T माइनस ये 1.5g इज इक्वल टू 1.5a प्लस 0.15g। ठीक है, तो ये T माइनस 1.5a इज इक्वल टू 1.65g। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। ये इक्वेशन 2 हो गया। और इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ से T प्लस 3a इज इक्वल टू 3.3g। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं इससे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4.5a इज इक्वल टू माइनस 1.65g। तो ये कैंसिल हो गया, a क्या हो जाएगा 1.565 मीन्स इसको 165/100g इंटू 9/2, 9 इसको इधर लेके आ गया, तो ये हो जाएगा 33 20 टाइम्स। ये हो गया 11/30g। तो एक्सेलरेशन जो आया वो 11/30g है, यानी इतना इसका एक्सेलरेशन होगा फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ एलिवेटर। तो ये एक्सेलरेशन आ गया। ठीक, अब हमें टी निकालना है। ठीक है, तो हम लोग दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके टी निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो ये इक्वेशन 1 में है कि टी प्लस 3a इज इक्वल टू 3.3g। एक्सेलरेशन का तो हम लोगों ने निकाल लिया वैल्यू 11/30g। तो यहाँ पे रखते हैं हम लोग t प्लस 3 इंटू 11/30g इज इक्वल टू 3.3g। तो ये हो गया 3.3g माइनस 1.1g। तो टेंशन इज 2.2g, ये है। ठीक है, ओके, टेंशन इतना है। अब देखो ये बात समझो कि यहाँ पे टेंशन है, ये है T, और यहाँ पे भी टेंशन T। ये दोनों स्ट्रिंग में टेंशन T होगा, और यहाँ पे ये जो ऊपर ये टेंशन होगा, ये इस डायरेक्शन में यहाँ पे टेंशन T लगेगा। जो भी टेंशन लगेगा R मान लेते हैं, तो वो R माइनस 2T इज इक्वल टू मास ऑफ दिस पुली इंटू एक्सेलरेशन। तो मास ऑफ दिस पुली इज 0। ठीक है, इसीलिए R वुड बी इक्वल टू 2T। मैं इसको इक्वेशन में लिख के बताता हूँ। सपोज देखो यहाँ पे टेंशन T है, इस डायरेक्शन में तो टेंशन T है, लेकिन इस पुली को ना एक बार और मैं अच्छे से बनाता हूँ। ठीक है, और समझाता हूँ, छोटा अच्छे से समझ में। देखो ये फिर से मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश करी। ये पुली है, ये स्ट्रिंग है, ये 1.5 kg का वेट है और ये 3 kg का वेट है। ठीक है, अब यहाँ पे टेंशन T आया है, T का कितना वैल्यू आया है 2.20। ये यहाँ पे इस पॉइंट पे तो इस डायरेक्शन में टेंशन का डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पे भी डायरेक्शन T होगा, लेकिन यहाँ पे जो टेंशन का डायरेक्शन होगा ना वो ये डायरेक्शन होगा, यहाँ पे ये होगा। ठीक है, तो और ये ऊपर के डायरेक्शन में R लगेगा, और यही वैल्यू R जो होगा यही स्प्रिंग में इसका वेट को मेजर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे R माइनस 2T इज इक्वल टू मास ऑफ पुली इंटू एक्सेलरेशन। तो मास ऑफ पुली 0 दे रखा है लाइट, तो ये
0 इंटू ए, तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए आर जो आएगा वो 2t आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4.4 g। तो यहाँ पे वेट इसका कितना आएगा 4.4 g आएगा, 4.4 g यानी 44 किलोग्राम आएगा, यानी वो वेट 4.4 g आएगा, जी के फॉर्म में आएगा। तो जो रीडिंग आएगी, क्योंकि रीडिंग यहाँ केजी के हिसाब से दे रखा है, तो रीडिंग आएगी 4.4 किलोग्राम, किलोग्राम में आएगा। तो अगर न्यूटन में आएगा तो 44 न्यूटन हो जाएगा। ठीक ठीक है, दिस इज द आंसर। ओके, नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Question number 17. A block of 2 kg is suspended from the ceiling through a massless spring of spring constant K is equal to 100 Newton per minute. What is the elongation of the spring? If another 1 kg added to the block, what would be the further elongation? तो क्वेश्चन ये है कि एक ब्लॉक को एक स्प्रिंग से एक सीलिंग से सस्पेंड किया गया है थ्रू मासलेस स्प्रिंग से। ये सीलिंग है और एक इससे स्प्रिंग से यूजिंग स्प्रिंग एक 2 किलोग्राम मास को सस्पेंड किया गया। ठीक है, तो इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक, अब ये कह रहा है कि इसमें कितना इलोंगेशन होगा, यानी कितना ये इसका लेंथ इंक्रीज होगा। इसमें हम लोग सबसे पहले निकालते हैं कि फोर्स कौन कौन सा ऐड करेगा। ये इधर ऐड करेगा mg और इधर ऐड करेगा ks। F इज इक्वल टू ks होता है। ठीक है, तो kx इज इक्वल टू mg। k कितना दे रखा 100 दे रखा, x यही तो एलोंगेशन होगा और मास है 2 kg और इसको हम लोग 10 ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 0.2 मीटर, इतना इलोंगेशन हो जाएगा। ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका एक और पार्ट है, व्हाट वुड बी द फर्दर इफ अनदर 1 kg एडेड टू द ब्लॉक, व्हाट वुड बी द फर्दर इलोंगेशन। तो अनदर 1 kg एडेड का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ऐड कर दो 1 kg, तो यहाँ पे यही जो फॉर्मूला है यही हो जाएगा kx यानी 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू मास हो जाएगा 3 kg, 3 इंटू 10, तो x यहाँ पे x1 मान लो, x2 क्या हो जाएगा 0.3 मीटर, तो 0.3 हो जाएगा। तो फर्दर इलोंगेशन दे रखा है ना, मतलब और कितना खिंचा होगा, तो फर्दर इलोंगेशन यानी चेंज इन x वो हो जाएगा 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर आंसर। ठीक है, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, नाउ वी विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, सपोज द सीलिंग इन द प्रीवियस problem is that of an elevator which is going up with an acceleration of 2.0 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। फाइंड द elongation फाइंड करो। ठीक है, तो जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें ही इन्होंने कंडीशन ऐड कर दिया कि ये सीलिंग है, वो सीलिंग ना हो से ना लटकाए ना होके वो एक एलिवेटर है, और एलिवेटर में इट इज गोइंग अप विथ एन एक्सेलरेशन 2.0 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो हम लोग फिर से डायग्राम बनाते हैं। ये अब सपोज इस तरह से एक एलिवेटर है, इस पे स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है और 2 kg का एक मास को सस्पेंड किया गया। पिछले क्वेश्चन में क्या था, बस इतना ही था। अब क्या है कि ये एक एलिवेटर है और एलिवेटर इज गोइंग अप, इट इज गोइंग अप, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है इसका 2.0 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। फाइंड द एलोंगेशंस ऐसे है, तो मतलब दोनों की सिचुएशन में, जैसे 2 kg था और फिर 1 kg बढ़ाया गया तो भी जैसे पिछले क्वेश्चन में था उसी तरह से करना है। बस फर्क ये है कि इस बार एक्सेलरेशन को हमें, पिछले बार में क्या था एक्सेलरेशन था नहीं, इस बार एक्सेलरेशन है। यहाँ पे mg लगेगा और इधर ही kx लगेगा। तो ठीक है, तो देखो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उधर है, तो ये हो जाएगा kx माइनस mg इज इक्वल टू ma। बस यही इक्वेशन, यही चेंज आएगा ma। तो k है 100, x हमें निकालना है माइनस m2 kg, ये 10 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन 2, तो 100x इज इक्वल टू 24, तो x हो गया 0.24 मीटर। ठीक, बस यही आंसर है पहला पार्ट का। दूसरा पार्ट क्या है,
दूसरे पार्ट में ये 2 kg के में 1 kg ऐड कर दो, ठीक है। तो बस जो यहाँ पे क्वेश्चन था वही लिखना है, 100x माइनस ये 20 की जगह माइनस होगा 30 इज इक्वल टू 3 मास 3 की जगह इंटू 2, तो 100x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 0.36 मीटर। तो चेंज कितना हो जाएगा, चेंज ही पूछ रहा है ना, वो 0.12 मीटर आ जाएगा। तो ये पहला आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट। वी विल टेक वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, the force of buoyancy exerted by the atmosphere on a balloon is B in the upward direction and remains constant. The force of air resistance on the balloon acts opposite to the direction of velocity and is proportional to it. The balloon carries a mass m and is found to fall down near the earth's surface with a constant velocity v. How much mass should be removed from the balloon so that it may rise with a constant velocity v? क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन आंसर इसका इतना बड़ा नहीं होगा, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, हमें समझना है बस। पहले के एक बैलून है, हवा में बैलून है, ठीक है। बैलून में कौन सा फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऑफ बायोंसी लगेगा, एयर रेजिस्टेंस लगेगा, एंड ऑफ कोर्स ग्रेविटी लगेगा, क्योंकि ग्रेविटी इज यूनिवर्सल फोर्स, ग्रेविटी विल ऑलवेज एक्ट नो मैटर व्हाट, ठीक है। तो पहले है कि अब कंडीशन दे रखा है कि द फोर्स ऑफ बायोंसी, फोर्स ऑफ बायोंसी होता क्या है पहले तो ये समझो। फोर्स ऑफ बायोंसी है जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। ये कह रहे हैं एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर बलून इज बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। देखो इट विल रिमेन कांस्टेंट ऑफ कोर्स, क्योंकि ठीक है, क्योंकि इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द एयर दैट इट हैज रिप्लेस्ड, इट हैज रिमूव्ड, ठीक है। तो फोर्स ऑफ बायोंसी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट फ्लूइड, आई थिंक फ्लूइड में कुछ फर्दर आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो फोर्स ऑफ बायोंसी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो फोर्स ऑफ बायोंसी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है, एंड रिमेन्स कांस्टेंट। ये हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और हमेशा कांस्टेंट रहेगा। द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द बैलून एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस, इसके बारे में दे रखा है, इट इज हमेशा ये जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसके उल्टे डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड प्रोपोर्शनल टू इट, उसके प्रोपोर्शन में होगा, ठीक। और ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। द बलून कैरीज ए मास एम, एक मास एम है, और इज फाउंड टू फॉल डाउन नियर द अर्थ सरफेस विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी वी। कांस्टेंट वेलोसिटी, अच्छा नियर द अर्थ सरफेस क्यों दे रखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नियर द अर्थ सरफेस का मतलब हम लोग ग्रेविटी को जी ले सकते हैं, ठीक है, विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी वी। हाउ मच मास should be removed from the balloon so that it may rise with a constant velocity v, ठीक है। तो वो देखने से बड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है, अभी मैं बनाता हूँ। सबसे पहले तो एक बैलून बनाओ, ठीक है, और इस पर कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो लिखते हैं। पहला सिचुएशन में जब वो क्वेश्चन ये कि पहले वो नीचे गिर रहा है, ठीक है, नीचे गिर रहा है विथ वेलोसिटी v। अब कितना उस पर मास हटा दिया जाए, उसका वेट कम कर दिया जाए बैलून का, कि वो ऊपर जाने लगे, ठीक। तो सबसे पहले जब वो नीचे जा रहा है तो कौन कौन से फोर्स लगेंगे, एम जी तो लगेगा ही लगेगा। इसका सपोज बैलून का मास एम है, ठीक। अब इसका नीचे जा रहा है तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये एक बायोंसी फोर्स लगेगा, वो बी लगेगा, वो हमेशा बी कांस्टेंट रहेगा और वो लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, क्वेश्चन में दे रखा है। और एक एयर रेजिस्टेंस की जगह वजह से फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, वो इट ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो ये जो फोर्स लगेगा रेजिस्टेंस फोर्स वो अपवर्ड लगेगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो सपोज के को कांस्टेंट मान लेते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा के वी, ठीक है। अब एक्सेलरेशन है 0, ठीक, तो हम लोग बड़ा आसान से इसको लिख देते हैं। इक्वेशन हो जाएगा b प्लस के वी इज इक्वल टू एम जी, ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक। अब दूसरा हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, दूसरा सिचुएशन बनाते हैं।
सेकंड सिचुएशन जिसमें बैलून इज गोइंग अप, ठीक है। तो सपोज के यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। चलो इधर ही बनाते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। ये बैलून है, ठीक है। सपोज इसमें कुछ मास को कम कर दिया गया है, हम लोग कितना कम किया, स्मॉल एम कम किया, ठीक है, जितना मास था। अब ये जा किस डायरेक्शन में रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ठीक है। और वेलोसिटी वी है, सेम वेलोसिटी तो दे रखा क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इसमें फोर्स कितना लगेगा, कौन कौन सा फोर्स लगेगा, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा एम माइनस एम जी, स्मॉल एम इतना हमने रिमूव किया तो नेट बचा एम माइनस एम, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इतना जी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और बी तो लगेगा ही लगेगा अपवर्ड, ये तो दे रखा है कि हर कंडीशन में बायोंसी कांस्टेंट रहेगा और अपवर्ड लगेगा। इस केस में एयर रेजिस्टेंस चूंकि ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो एयर रेजिस्टेंस तो हमेशा रेसिस्ट करता है, तो उल्टा ही लगेगा, तो वो इस डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और वो कितना लगेगा, के एक्स के वी ही लगेगा, ठीक है। तो बस अब हो गया। अब इसका भी एक्सेलरेशन इसमें भी 0 है, अब इसको भी हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बी इज इक्वल टू के वी प्लस एम कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बी माइनस के वी इज इक्वल टू कैपिटल एम जी माइनस एम जी, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू 2mg माइनस एम जी, तो स्मॉल एम जी क्या हो जाएगा, 2 एम जी माइनस 2b, ठीक है। तो ये m कितना हो गया, 2m माइनस 2b बाई जी, तो ये 2 कॉमन ले लो तो हो गया m माइनस b बाई जी। यही आंसर है, इतना ही हमें माइनस इतना मास निकालना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज आंसर। कितना इजीली निकल गया, देख के लग रहा था क्वेश्चन के बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इट इज वेरी क्वाइट इजी क्वेश्चन, ओके। सो दैट्स इट फॉर टूडेज lecture. In the next video we will solve the coming question, next questions, okay. Thank you very much.